हेलो जी, वेलकम टू टैट वाला टीचर। भाई आज की प्यारी सी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सीडीपी की एक इम्पोर्टेंट क्लास जो आपके सी टेट में, एच टेट में और जितने प्रकार के आपके टैट होते हैं उनमें काम आने वाले हैं। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर आज मैं पक्के करा दूंगा। आप अब की बार सी टेट देने वाले हैं, एच टेट देने वाले हैं या फिर आप कोई भी टेट देने वाले हैं, भाई आपके इतने नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले मात्र 2 क्लास ही आई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं भाई तो जाके देख लो। जीन प्याजे और लेव वाइगोट्स की 2 क्लास आ चुकी हैं। तीसरी क्लास आज हम कर रहे हैं भाई। कौन सी क्लास? कोहलबर्ग की थ्योरी आज हम करने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्लास की। जो ये आप प्यारी सी तस्वीर देख रहे हैं ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोहलबर्ग, और इन्होंने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है जो हम आज करने वाले हैं। अच्छा, कई बार साल डायरेक्ट नहीं पूछता कि किस साल की ये थ्योरी है इनकी, लेकिन हमें अगर हम कंप्लीट थ्योरी कर रहे हैं तो क्या पता आगे पूछने लग जाए या सही मिलान में आ जाए कि ये, या फिर एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में डाल दे कि इसको देखो एक बार। तो इनकी थ्योरी 1958 के वर्ष की है, ठीक है, और इनका जीवन काल 1927 से 1987 के बीच का है। चलिए थ्योरी को जान लें। पिक्चर आपने देख ली, स्माइल कर रहे हैं। कौन है ये? कोहलबर्ग। ठीक है, इनकी थ्योरी है भाई नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। क्या होता है नैतिक विकास, क्या होती है मोरल डेवलपमेंट? चलिए देखते हैं। क्या है नैतिक विकास? बेसिक सिद्धांत है सही और गलत के बारे में जो हम निर्णय लेते हैं वो किस बेस पे हम लेते हैं। हमने कोई भी डिसीजन लिया है तो उसके पीछे हमारी रीजनिंग क्या है, वो होती है हमारी मोरल रीजनिंग। और इसके लिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो होता है हमारा मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास। ठीक है भाई, जो ये थ्योरी है इसके लिए कोहलबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वैसे तो थ्योरी नहीं बनी, एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही बनी है। 75 बॉयज़ को इन्होंने लिया जिनकी एज 16 वर्ष तक थी, तो उन पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद ही यह थ्योरी बनी है। एक्सपेरिमेंट क्या था? उनके सामने दुविधाएं रखी गई, जैसे यहाँ पर 2 रास्ते दिए गए हैं लेफ़्ट राइट के। ठीक है, तो उनको कहा गया कि आपको इनमें से कोई एक चूज करना है, लेकिन रीजनिंग के बेस पे। ठीक है, 75 बॉयज़ पर यह टेस्ट किया गया था, लेफ़्ट या राइट, या ये या वो, या इधर या उधर। चलिए देखते हैं कि क्या होती है नैतिक तर्क, मोरल रीजनिंग क्या होती है। निर्णय लेने के लिए खुद को दिए गए तर्क। जब कोई चोर भी चोरी करता है तो वह भी खुद को कुछ तर्क तो देता ही होगा कि हाँ हाँ ये तो बड़ा सेठ है, लोगों को लूटता ही है, या फिर ये तो कोई बड़ा सरकारी अफसर है, ये पैसे खाता ही होगा यार। तो अगर मैं इसके खजाने से कुछ माल चुरा लूँ तो फिर इसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा, मैं किसी गरीब को तो नहीं लूट रहा हूँ। इसी प्रकार से कोई भी कार्य करने के लिए खुद को दिया गया तर्क कहलाता है मोरल रीजनिंग या फिर नैतिक तर्क। अच्छा, जो इनकी थ्योरी है मोरल रीजनिंग, यह कोग्नेटिव डेवलपमेंट से थोड़ी सी मिलती जुलती थ्योरी है। तो कई लोग कहते हैं कि यह उसकी कॉपी है, जो जीन पियाजे की थ्योरी है यह उनकी कॉपी है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जो हमारी मोरल रीजनिंग होती है वह हमारे कोग्नेटिव पर ही बेस होती है, हमारे संज्ञान पर ही आधारित होती है, इसलिए यह उससे कुछ कुछ इंस्पायर है लेकिन कॉपी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर यह देखने को मिले कि यह ज्यों की त्यों जीन पियाजे की थ्योरी है तो आप उसको कहेंगे कि जी नहीं, यह ऐसा नहीं है, यह उससे मात्र प्रभावित ही है। चलिए क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद मोरल डायलेमा के बाद एक तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। पहले इसी को देख लेते हैं। मोरल डायलेमा क्या है भाई? नैतिक दुविधा क्या होती है? एक एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, हिंज डायलेमा, या हिंज की दुविधा, या फिर हिंज के लिए जो एक 2 रास्ते दिए गए थे उनमें से एक उन्होंने चूज करना था, उस पर क्वेश्चन बनता है। हेंज एक व्यक्ति है, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, कई सालों से चलता हुआ आ रहा है, अब भी यही चल रहा है। हिंज एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी को जानलेवा बीमारी हो जाती है, हॉस्पिटल में है, अब दवाई मंगाई जाती है। केमिस्ट के पास जाते हैं हिंज, लेकिन केमिस्ट 100 रुपये की दवाई के 2000 रुपये मांग लेता है, यानी कि कई गुना पैसे वह मांग रहा है। लेकिन हिंज के पास इतने पैसे हैं ही नहीं, अब वह क्या करे? उसके सामने अब 3 रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, या तो चोरी कर ले या फिर अपनी पत्नी को मरने दे, है ना, कि या तो वह चोरी करके दवाई ले ले, इतने पैसे तो जुड़ेंगे नहीं। अगर 100 रुपये हैं उसके पास, वो बड़ी मुश्किल से जुड़े हैं, तो 2000 रुपये कहाँ से लाएगा? या उसके पास 10,000 रुपये हैं तो उसने अगर 2 लाख रुपये करने हैं तो उसके पास कैसे इतने पैसे आएंगे?
ठीक है। तो अब देखो, ये तो वो चोरी कर ले, है ना, और उसको कबूल ले कि हाँ मैंने चोरी की थी मजबूरी में, या चोरी कर ले या न कबूले कि ये भी तो गलत कर रहा है, जब 100 रुपये की दवाई है 2,000 रुपये मांग रहा है, या फिर वो चोरी ही न करे, उसकी पत्नी को मर जाने दे, ये चोरी करना कानून के खिलाफ होता है। तो इस प्रकार उसके सामने कई रास्ते निकल के आते हैं। अब देखो, वह रास्ता कोई भी चुने, उसके पीछे का उसने तर्क क्या दिया वह इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार जब कोहलबर्ग ने 75 बॉयज़ पर ये टेस्ट किया था, तो उनके जो तर्क थे, उन्होंने तर्क क्या दिया, वो उसके बेस पे थ्योरी बनी है, ना कि उन्होंने डिसीजन कौन सा लिया, लेफ़्ट गए या राइट गए। वो इम्पोर्टेंट नहीं था। इम्पोर्टेंट ये था कि उसने कि क्या तर्क दिया है, वो इम्पोर्टेंट था बच्चों का। थ्योरी समझ में आ रही है, क्लास सही लग रही होगी ना। आगे एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाएगा। अब आगे 2 से 3 क्वेश्चन और बनेंगे, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। देखो, जो कोहलबर्ग थे उन्होंने कहा कि नैतिकता के 3 तो लेवल हैं और 6 स्टेज हैं। ठीक है, 3 लेवल हैं और 6 स्टेज हैं, यानी कि हमने क्या समझा, एक लेवल में 2 स्टेज हैं। लेवल 1 में 1 और 2 स्टेज हो गई, लेवल 2 में 3 और 4 स्टेज हो गई, और लेवल 3 में 5 और 6 स्टेज हो गई। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा कि कोहलबर्ग के अनुसार 6 लेवल और 12 स्टेज हैं। नहीं जी नहीं, कोहलबर्ग के अनुसार 3 लेवल और 6 स्टेज हैं, ये राइट है। अभी 3 लेवल कौन कौन से हैं? पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको हिंदी में कहेंगे पूर्व पारंपरिक। ठीक है, लेवल क्या कहेंगे, अवस्था। दूसरा है कन्वेंशनल, जिसको बोलेंगे पारंपरिक, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको बोलेंगे उत्तर पारंपरिक। तीनों के नाम आपको याद हो जाएंगे। तीनों में कन्वेंशनल लेवल तो है ही, पहले में प्री आ गया और लास्ट में पोस्ट आ गया। ठीक है, अभी इन 3 लेवल में 2-2 स्टेज हैं। तो बात कर लेते हैं पहले लेवल की भाई, जो है प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व पारंपरिक अवस्था। इसमें क्या है, इसमें बच्चा काफ़ी छोटा है और उसको अभी समाज का कोई ज्ञान नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, रूढ़िवादिता उसमें अभी नहीं आई है। तो रूढ़िवादिता से पहले बच्चा सामाजिक रूढ़ियों को अभी नहीं जानता है इस लेवल के दौरान। ठीक है, जो पहली स्टेज है उसका नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था। इसमें बच्चा अपने पेरेंट्स के डर से, अपने टीचर्स के डर से होमवर्क कर लेगा, उसको थप्पड़ का डर है, इससे ज़्यादा उसको कोई भी डर नहीं है। जो हमारी दूसरी स्टेज है, यह है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज और पर्सनल रिवार्ड, यानी कि स्व लाभ मानसिकता। इसमें क्या होगा, अभी बताते हैं आपको इसमें क्या होगा। इसमें होगा टिट फॉर टैट। जैसे बच्चा अभी स्कूल में जा चुका है, जिस प्रकार से आप यह फ़ोटो देख रहे हैं, फ़ोटोग्राफ आपके सामने है कि 2 लड़कियां हैं, अपना लंच बॉक्स शेयर कर रही हैं। एक में पराठे बने हैं और दूसरे वाले में आज उसमें सैंडविच बन के आए हैं, तो वो एक्सचेंज अपना कर रही हैं। तो इसमें बच्चा अगर उसको कुछ मिल रहा है तो वह उसके बदले में ही उससे एक्सचेंज कर लेगा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि सेम ऐसे ही जैसे हमने अभी डिस्कस किया है स्टेज 2 वाला, कि एक बच्चा अपना लंच बॉक्स दूसरे से शेयर कर रहा है। इसमें कौन सी स्टेज आएगी, तो इसमें आएगी स्टेज नंबर 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज और पर्सनल रिवार्ड। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनेंगे। अगर ये आएगा कि बच्चा अपने टीचर्स के डर से होमवर्क कर रहा है, तो भाई वह स्टेज 1 में आ जाएगा कि उसको ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन यह हो जाएगा, आज्ञाकारिता एवं दंड हो जाएगा। इसके बाद हमने लेवल 1 को कंप्लीट कर लिया, लेवल 2 पर हम आ गए हैं, जो है कन्वेंशनल लेवल, यानी कि पारंपरिक अवस्था। इसमें लोग आ जाएंगे। अभी लोगों की इम्पोर्टेंस आ गई है कि लोग क्या कहेंगे भाई। इसमें ये जो दोनों स्टेज हैं, स्टेज नंबर 3 और स्टेज नंबर 4, इसमें लोग आ चुके हैं। ठीक है, स्टेज 3 इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय, गुड गर्ल, नाइस बॉय। इसमें यह हो जाएगा कि बच्चा अब शाबाशी के लिए कार्य करने लग जाएगा। अब टीचर उसको बोलेगी कि शाबाश, तुमने तो बहुत अच्छे से लिखा है, अपनी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी कर रखी है, तो अगली बार बच्चा उससे भी अच्छा लिख के लाएगा। अब उसको शाबाशी चाहिए। ठीक है, अब इस स्टेज 4 में क्या होगा कि मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, लॉ ऑर्डर को वह मेंटेन करेगा, फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अब खुद की इमेज की परवाह हो गई है कि लोग उसको क्या कहेंगे। इन दोनों स्टेजेस में, स्टेज 3 और 4 में कुछ भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि उसको खुद की इमेज की परवाह हो गई है। जैसे इमेज स्टेज 4 के लिए ये इमेज डाल रखी है कि वह लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेगा। जो लास्ट हमारी लेवल है
पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर पारंपरिक अवस्था। इसमें क्या होगा, इसमें बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। ऐसा मानते हैं कि केवल 2% के लगभग ही इसमें पहुंच पाते हैं। स्टेज 5 में क्या होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। यह स्टेज 4 से भिन्न है। स्टेज 4 में वह लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, लेकिन वह खुद की इमेज के लिए कर रहा है। लेकिन स्टेज 5 में वह खुद के राइट्स के लिए, इंडिविजुअल राइट्स के लिए वह काम करेगा। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये बॉक्सर मनोज कुमार हैं और उनके भाई राजेश कुमार हैं, राजौंद कैथल से हैं ये। अब ये काफ़ी अच्छे बॉक्सर हैं, इन्होंने काफ़ी मेडल लाए मनोज कुमार ने। तो इनको सरकार ने क्लर्क के पद पर पोस्टिंग दे दी। लेकिन जो इनके साथी थे, इनके समकालीन थे, इतने ही अचीवमेंट्स जिसके पास थी, उनको डीएसपी तक के लिए नियुक्त कर लिया गया। तो इनके भाई राजेश कुमार इनके लिए हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट तक लड़े। 4-5 साल इनका केस चला था। तो इन्होंने खुद के राइट्स के लिए ये रास्ता चुना कि अगर हमारे बराबर जो दूसरे हैं उनको ये सुविधाएं मिल रही हैं तो हमें क्यों नहीं मिल रही हैं। तो खुद के राइट्स के लिए खड़े होना ये स्टेज 5 में आ जाएगा। ठीक है। एक अन्य एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी आता है कि अगर पेशेंट है कोई आपकी गाड़ी में और रेड लाइट आ गई है 2 मिनट के लिए, लेकिन वह सीरियस है, पेशेंट है जो, तो क्या आप रेड लाइट तोड़ देंगे? तो अगर रेड लाइट तोड़ रहे हैं तो वह स्टेज 5 में आ जाएगा, लेकिन नहीं तोड़ रहे हैं तो वह स्टेज 4 में आ जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं अपनी इमेज के लिए। जो लास्ट स्टेज है उसमें तो बहुत ही कम लोग जा पाते हैं। यह है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक सिद्धांत इसको बोलते हैं। महात्मा गांधी का, भगत सिंह का, नेल्सन मंडेला का, और युद्ध में जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उनके इसमें एग्जाम्पल आते हैं, जो लोगों के लिए, समाज के लिए अपने जीवन का भी बलिदान कर देते हैं, इस प्रकार के लोग। ठीक है, 6 स्टेज हमने समझ ली हैं, 3 लेवल और 6 स्टेज जो आज की हमारी थ्योरी है उसमें हमने जान ली हैं। अभी कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी कर दी कि ये थ्योरी सही नहीं है। क्यों कर दी, किस बेस पर कर दी? कहा कि जो यह थ्योरी है वह सभी कल्चर में अप्लाई नहीं होती, यह एक स्पेशल जो एरिया है उसमें अप्लाई होती है, पूरे सभी कल्चर में अप्लाई नहीं होती। शिकागो यूएस में इसको थ्योरी को इस पर टेस्टिंग की गई थी, तो यह सभी कल्चर में अप्लाई नहीं हो रही है। इसके बाद दूसरा कहा गया कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन, परिकल्पना ही यह है कि बच्चे ने अभी कुछ और जवाब दे दिया और जब उसके सामने रियल में वह सिचुएशन आएगी तो हो सकता है कि वह कोई और रास्ता अपनाए। जैसे हमने हिंज की बात की थी कि अगर हम मानते हैं कि वह चोरी न करे, कि उसकी पत्नी को मर जाने दे, लेकिन वास्तव में क्या पता कंडीशन ऐसी हो जाए कि वह चोरी भी कर ले, है ना, कि जब रियलिटी सामने हो तो वह क्या पता दूसरा ऑप्शन चूज कर ले। और तीसरा ये था कि इसमें यह जेंडर बाइस सैंपल इसमें लिए गए, 75 बॉयज़ पर टेस्टिंग की गई, इसमें फीमेल पर कोई भी टेस्टिंग नहीं की गई, तो इसको जेंडर बाइस थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया, देखते हैं आज आपने कितना सीखा है। चलिए, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्टेज, प्री कन्वेंशनल लेवल के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय किसको सही मानेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो हमने अभी सीखा था कि बच्चा डर के कारण ही कार्य करेगा, तो संभावित सजा इसमें शामिल हो जाएगी। 4 ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन चूज करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में निर्णय में जो शामिल विचार है उसको हम क्या कहेंगे कि हमने सही और गलत को किस आधार पे चूज किया है? तो हमारी वह मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्क शक्ति हो जाएगी। ठीक है, एक बच्चा आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए ये करूँगा, ऐसा करता है, तो यह कोहलबर्ग के किस चरण में आता है? तो बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शन भी ये रहे, तो बताए आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए वो करूँगा, टिट फॉर टैट। हमने कौन से में करा था? हमने लेवल 1 की स्टेज 2 में इसको करा था। तो गुड बॉय नाइस गर्ल ये नहीं है, सजा आज्ञाकारिता वाला पहला है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन या फिर द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। बताएं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। कई बार थोड़ा सा घुमा के भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि बिल्कुल वो का वो न देकर, तो इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके जो ऑप्शन बचता है उस पर आपको जाना है। ठीक है, इसके बाद बस हो गया। कल हमने एक थ्योरी की थी लेव वाइगोत्स्की की, ये क्वेश्चन वहाँ से है। तथ्य यह है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान है, और कौशल की आवश्यकता होती है। तो यह किसके अनुसार है? यह लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है। ये सामाजिक और सांस्कृतिक रूप को बहुत महत्व देते हैं।
ये क्वेश्चन वहाँ से था। हमने आज इसको मिलाकर कुल 3 थ्योरी कर ली हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आप कोई भी PYQ उठाकर देख लें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, सही लगा है, तो आप टैट वाला टीचर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको आपका टैट तो पास हम आसानी से करवा ही देंगे। आज की PDF भी आपको मिल जाएगी। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, वहाँ पर जाएं, जुड़ जाएं। हम ऐसे ही डेली क्लास लेकर आ रहे हैं और सही आपने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि एग्ज़ाम पास आने के बाद फिर काफ़ी समस्याएं हो जाती हैं। हमारा दूसरा चैनल है द टीचर्स, वही हमारा मेन चैनल है। वैसे तो ये बाद में ही हमने लगाया है, द टीचर्स हमारा मेन चैनल है। इस पर भी जाएंगे। अगर आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा जीके आपको पढ़नी है, हिंदी आपको पढ़नी है, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी साथ में जुड़े रहें, पढ़ते रहेंगे। और डेली क्विज भी हम करते हैं टेलीग्राम पर, वो भी आप जाकर ज़रूर चेक करें। चलिए पढ़ते रहें, आपको जॉब अवश्य मिलेगी, आपको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। थैंक यू सो मच।